रहीम। इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो चैप्टर है लेवरेज, फिर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज को कवर करेंगे। जब आप लेवरेज को फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो तो आपको नज़र आ जाता है कि लेवरेज का मतलब कंपनी जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ऐड करती है। अब जब आप डेट लेते हो तो उसके साथ एक फ़िक्स कॉस्ट एसोसिएटेड है इंटरेस्ट की शक्ल में, जिसको हम फाइनेंशियल लेवरेज या इंटरेस्ट को हम फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हैं और इस लेवरेज को हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। जनरली लेवरेज का जो मतलब है वर्चुअल आपके लेवरेज जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद ए फिक्स्ड कॉस्ट। जब हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हैं तो जो फिक्स्ड कॉस्ट का वो पोर्शन जो ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आप इनकम स्टेटमेंट में देखते हो सैलरी है, रेंट है, एंड सिमिलरली फिक्स्ड कॉस्ट जो हम इंटरेस्ट की शक्ल में पे करते हैं, ये हम पे करते हैं जब हम डेट लेते हैं। यानी कोई कंपनी अगर कर्जा लेती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट पे करती है। तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट में कुछ कॉस्ट वेरिएबल है, कुछ फिक्स्ड है, कुछ आपके पास सेमी वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट आपको दो नज़र आएंगे, एक आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नज़र आएगा, एक आपको इंटरेस्ट की शक्ल में नज़र आएगा। इसको हम डिटेल से आगे देखते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि फ़िक्स्ड कॉस्ट का या लेवरेज का इम्पैक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको दो बातें बता दूं कि जिस कंपनी का फ़िक्स्ड कॉस्ट हाई होगा यानी रिलेटिवली उसका वेरिएबल कॉस्ट अगर लो है तो उनका ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होता है। यानी बास कंपनी की पॉलिसी ऐसी होती है कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय परमानेंट रखते हैं तो उनका फ़िक्स्ड कॉस्ट हाई होगा। कुछ कंपनीज ऐसा करते हैं कि वो वेजेस के ऊपर एम्प्लॉय को रखते हैं। अगर हम ट्यूशन एकेडमी की बात कर लें तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि हम स्टूडेंट्स के लिए टीचर को परमानेंट रख लें, उसको एक सैलरी मिलते रहे, बेशक उसके सामने 10 स्टूडेंट बैठे हो या 2 बैठे हो या 50 बैठे हो। कुछ ट्यूशन सेंटर की पॉलिसी ये होती है कि वो वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जाते हैं। वो टीचर को बता देते हैं कि पर स्टूडेंट आपको हम सपोज 30% पे करेंगे, उसकी फ़ीस का 30%। अब अगर स्टूडेंट्स कम है तो टीचर को कम मिलेगा, अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो टीचर को ज़्यादा मिलेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करता है विथ नंबर ऑफ़ यूनिट्स। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट पे होगा। फिक्स कॉस्ट जो है उसका वेरिएबल के साथ कोई नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सामने 10 स्टूडेंट बैठे हो या 5 बैठे हो या 50 बैठे हो, टीचर को बस एक सैलरी मिलेगी। अच्छा, जहाँ पे आपके पास फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे एक आपको नज़र आएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होता है। लेकिन सेकंड बात ये कि जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है तो ऐसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। सो आप लेवरेज का इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करते हो और उससे आगे जाते हो देन आपका प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड जिन कंपनियों का फिक्स्ड कॉस्ट लो है उनका उनका वेरिएबल कॉस्ट सपोज हाई है, यानी वो टीचर को परमानेंट सैलरी पे नहीं रखते, कमीशन पे रखते हैं। सो ऐसे केस में आप देखेंगे कि ऐसे ट्यूशन सेंटर का या ऐसे कंपनी का जिसकी ये पॉलिसी हो उनका ब्रेक इवन पॉइंट तेज़ी से अचीव होगा। बहुत जल्दी जो है वो अपना लॉस कवर कर लेंगे और उनका ब्रेक इवन पॉइंट से मतलब जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ज़ीरो हो। लेकिन इसमें एक इशू आपको नज़र आएगा कि उनके प्रॉफिट जो है ना वो तेज़ी से नहीं बढ़ते, क्योंकि हर एडिशनल स्टूडेंट या हर एडिशनल यूनिट में उस टीचर का हिस्सा होगा। ये देखने के लिए मैं आपके सामने दो केसेस रखता हूँ। एक है केस ए। इस पहले केस में हम हाई फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट, उसकी सेल प्राइस 50 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्शन पे उसके 15 रुपये लगते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट इस कंपनी का 5000 है। ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इनका ब्रेक इवन पॉइंट कितने नंबर ऑफ यूनिट्स पे अचीव होता है। ब्रेक इवन पॉइंट के डिफरेंट फार्मूले हैं, मुझे सबसे आसान ये लगता है
मैं इसलिए इसको फॉलो करता हूँ। सो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी, ये ब्रेक इवन पॉइंट से मतलब जहाँ पे रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो या प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 हो। जब आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 142.86। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस पॉलिसी को लेकर जाएंगे जहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट 5000 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 है, तो जब तक आप 142.86 यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते आप लॉस में होंगे। आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा इससे आउटवर्ड। सेकंड एग्जांपल को देखें, हमने केस बी बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसको हमने लो रखा है। पिछले में आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट 5000 था, इसमें 3000 है। पिछले में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15 था, इसमें 25 है, यानी हम वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ज़्यादा गए हैं। यहाँ पे जब हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें बताता है कि 120 यूनिट पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव होगा। यानी पिछले केस में हमें 142.8 यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जबकि सेकंड केस अगर हम इस पॉलिसी पे जाएंगे तो हम 120 यूनिट्स के ऊपर अपना ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे। अब आप दोनों का कंपैरिजन करके देख लें कि जहाँ पे हाई फिक्स्ड कॉस्ट है वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 142 है, जबकि केस बी में 120 है। जैसे कि मैंने बताया था कि हाई फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होगा, एंड मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लो कॉस्ट होगा वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हाई है वहाँ पे जब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुँचते हो तो आपका प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ता है। ये एक्सरसाइज जो है हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। मैं चलो इसको शुरू से कर लेता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अब मैंने अगेन उन दो कंपनियों की एग्जांपल यहाँ पे ली है। देखें, ये फर्स्ट कंपनी है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 5000 था और वेरिएबल कॉस्ट 15 था। अच्छा, सेल्स कैसे कैलकुलेट होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप सेल करेंगे मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस। मैं इसको कांस्टेंट कर लेता हूँ कि अच्छा, अब आपने 100 यूनिट सेल किए तो आपने 5000 सेल्स किया। जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ा रहे हैं तो आपके सेल्स भी बढ़ रहे हैं। हम ये देखेंगे कि क्या हमारा प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा और देन किस तरफ मूव करेगा। वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला क्या है? जितने आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। हमारा कितना है? 15 है। तो अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 15 पे तो हमारा 1500 होगा। सिमिलरली अगर हम ज़्यादा यूनिट सेल करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट है वो 5000 है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आप ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करें या कम प्रोड्यूस करें, फिक्स्ड कॉस्ट आपका फिक्स ही रहेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करेंगे। मैंने एक्सेल में आपको यूज़ ऑफ पैरेंथेसिस बताया था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अगर किसी को याद नहीं है तो बेशक वो उस एक्सेल के वीडियो को देख लें। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं डालेंगे तो देन आंसर कुछ और आएगा। तो पहले उनको ये प्लस करेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि 100 के ऊपर हमारे पास अगर हम 100 यूनिट सेल करते हैं तो हमारे पास लॉस 1500 है, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 142 पे अचीव होगा। सिमिलरली अगर हम 120 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रॉफिट लॉस जो है वो कम हो रहा है। हाँ, अलबत्ता 142.86 पे हमारा आलमोस्ट प्रॉफिट जो है ना वो ज़ीरो हो गया। इसके बाद हम अगर मज़ीद यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था 142। अच्छा, अब सिमिलरली मैं सारे कैलकुलेट कर लेता हूँ। प्रॉफिट जो है वो फिर हमारे पास ये 250 आ रहा है 150 यूनिट पे। सो ये आप लोग प्रैक्टिस कर लें, आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा कि
आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया वंस वी आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 142। अच्छा, सिमिलरली सेकंड कंपनी के लिए मैं कैलकुलेट करता हूँ। सेल्स कैसे कैलकुलेट होंगे, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय, इसकी सेल प्राइस भी 50 है, सो 120 पे हमारे सेल्स हो जाएंगे 6000। एंड सिमिलरली ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनका पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। सेकंड जो केस बी था हमारे पास, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 25। इसमें हमारी पॉलिसी फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ कम थी, वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ज़्यादा थी। तो जितने ज़्यादा हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो सब इन सारे यूनिट्स के लिए एक ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता नंबर ऑफ यूनिट के साथ। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 यूनिट पे लॉस कम है। सो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन क्या है इसकी। अगर तो आपकी कंपनी नहीं है या आपकी ट्यूशन एकेडमी नहीं है, देन आप वेरिएबल कॉस्ट की तरफ पहले जाया करें। उसमें आपका लॉस जो है ना वो उस टीचर के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, 120 पे देखिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो गया, जबकि पहले केस में 120 के ऊपर आप लॉस में थे। सो ये मैंने आपको बताया था कि लो फिक्स्ड कॉस्ट में आपका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी अचीव होता है, यानी आपका प्रॉफिट जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए 142 यूनिट पे वो लोग ना प्रॉफिट उनका जो था वो 0 था, यहाँ पे देखिए आपका 571 है। तो अभी तक आप जो है ना वो इस केस बी में जो है आप फ़ायदे में हो। अच्छा, सेकंड बात मैंने आपको बताई थी कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, ये आप फिक्स्ड कॉस्ट का प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, इनको मैं प्रॉफिट को एक जगह पे रख देता हूँ कंपैरिजन करने के लिए। देखिए 100 यूनिट के ऊपर आपके पास केस 1 में 1500 का लॉस था, जबकि केस बी में 500 का लॉस था। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो अब तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से कंफर्म करना थोड़ा आसान हो जाएगा। 200 यूनिट पे केस ए में भी आपका प्रॉफिट 2000 है और केस बी में भी। इसके बाद आप देखें तो प्रॉफिट जो है ना वो तेज़ी से बढ़ रहा है केस ए का। इवन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, 250 से एकदम इतना बड़ा जंप इन्होंने लगाया हुआ है। ये 750 पे 2000 तक पहुँचा है, जबकि ये 2000 से अब आगे देखी जाए। सो सेकंड मैंने आपको एक बात बताई थी कि जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होता है, लेकिन प्रॉफिट आपका तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है माय डियर, अब आप इसी चीज़ को देख लें। ये मैंने उसी एक्सेल शीट को यहाँ पे सॉल्व करके आपके सामने रखा है। सो मैं इसको ग्राफ में प्रेजेंट करके बताता हूँ और आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। जी माय डियर, अब आप इस ग्राफ को देखें। ब्लू जो है ये केस ए को प्रेजेंट करता है। आप देखें कि इनका शुरू में लॉस है। शुरू में आपको नज़र आ रहा है कि रेड जो है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो अच्छे जा रहे थे, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि ये 2000 जो था उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट वाली फॉर्म जो है ना उनका प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहा है। इनका भी बढ़ रहा है, केस बी में भी बढ़ रहा है, लेकिन केस ए में जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सो ये मैं आपको दो बातें बता रहा था कि लेवरेज का इम्पैक्ट क्या है, कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ पे हाई होगा यानी जहाँ पे लेवरेज हाई है वहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होता है, लेकिन फिर प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ता है। सो ये लेवरेज का इम्पैक्ट है। प्रैक्टिकली जब आप लोग कोई बिजनेस करते हो तो शुरू में आप प्रेफर करें वेरिएबल कॉस्ट की तरफ। वंस आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, यानी आपको फिक्स्ड कॉस्ट तब ज़्यादा फ़ायदा देगा जब आपकी सेल्स वॉल्यूम हाई होगा। अगर आपकी सेल्स वॉल्यूम कम है देन आप वेरिएबल कॉस्ट की तरफ जाया करें। अच्छा माय डियर, अब आते हैं, ये तो लेवरेज के बारे में जर्नली था। अब ऑपरेटिंग लेवरेज क्या चीज़ है और फाइनेंशियल लेवरेज क्या चीज़ है।
आपकी इनकम स्टेटमेंट में वो एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक ऑपरेशन से है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो फिक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी है, रेंट है, बल्कि मैं इस डायग्राम से आपको ज़्यादा आसानी से समझा पाऊँगा। ये सपोज आपका इनकम स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज कहलाता है। इस फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा प्रॉफिट पे अगर आपके सेल्स बढ़ेंगे तो, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूँ। सिर्फ यहाँ पे ये बात बतानी थी कि ऑपरेटिंग लेवरेज से मतलब वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक ऑपरेशन से है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज दैट अ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिजल्ट इन अ चेंज इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस। यानी इसमें अभी हम ये देखेंगे कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या असर होगा अगर सेल्स बढ़ते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने तेज़ी से बढ़ेगा। अब अगेन वही कंसेप्ट है, अगर आपकी कंपनी के फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आपके EBIT यानी प्रॉफिट इस केस में ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होगा, लेकिन अगर आपके सेल्स बढ़ते हैं तो देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है देन आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ेंगे अगर आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है तो। अच्छा, अब चेक करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये मैंने थ्योरेटिकली बात की है, अब इसको क्वांटिफाई करते हैं कि अगर सेल्स में चेंज आता है तो इससे EBIT में कितना चेंज आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा इस फिक्स्ड कॉस्ट वाले पोर्शन पे। अच्छा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपको बताता है कि अगर हमने 1% चेंज लेकर आ गए सेल्स में तो EBIT में कितना चेंज आएगा, ठीक है। ये परसेंटेज चेंज इन EBIT रिजल्टिंग फ्रॉम 1% चेंज इन सेल्स। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। ये फार्मूला हमें बताएगा कि अगर हम 1% चेंज सेल्स में लेकर आएंगे तो EBIT में कितना चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या है? EBIT का करंट वैल्यू ऑफ EBIT, यानी अगर आपके पास 2 साल का डेटा है तो करंट ईयर का डेटा माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपके पास परसेंटेज चेंज इन EBIT आ जाएगा। एक और तरीका भी है, करंट वैल्यू ऑफ EBIT डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू ऑफ EBIT माइनस 1। इसी तरह आप देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन सेल्स का फार्मूला है। अब एक एग्जांपल करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2019 में सेल्स 100,000 थे, फिर ये 20% बढ़ गए 120 हो गए। सिमिलरली EBIT हमने इनकम स्टेटमेंट से उठाया तो ये 50,000 2019 में थे, अब 2020 में ये 64,000 है। तो हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT वैल्यू जो है वो फार्मूले में पुट कर लें तो ये हमें बताता है कि EBIT में कितना परसेंट चेंज आया, 28%। सेल्स में कितना परसेंट चेंज आ चुका है, 20%। अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें, ये फार्मूला था आपके पास ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो 28% डिवाइडेड बाय 0.2 यानी 20%। अच्छा, अब यहाँ से ना आपको इम्पैक्ट का पता चलता है कि ये बताता क्या है। ये आपको बताता है कि अगर आपने 1% सेल्स में चेंज लेकर आ गए तो EBIT जो है वो 1.4 टाइम या 1.4% जो है ना वो बढ़ेगा, ठीक। अगर आपने सेल्स में 1% इंक्रीज किया तो इससे आपका EBIT कितना बढ़ेगा, 1.4% बढ़ेगा, ठीक है। सो ये एक्सेल में देख लेते हैं इसको। ये देखिए, मैंने ये मेरे पास डेटा था, इससे मैंने सेल्स फाइंड किए। ये 2019 में हमारे पास यूनिट्स की सेल थी और ये हमारे पास 2020 में हमने ज़्यादा यूनिट सेल किए तो सेल्स भी ज़्यादा हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गया, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें चेंज नहीं आता। अच्छा माय डियर, आप देखें कि यहीं से मैंने डेटा उठाया हुआ है
पहले यहाँ पे परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं। हमें एक तो सेल्स की चेंज की ज़रूरत है, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू माइनस 1, 20% है, ठीक है, ये देखें 20%। और EBIT में कितना था, 28% था। करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू माइनस 1। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या था, ये दोनों फाइंड हो गए, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1.4 है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये ना, अगर आपने इसको बढ़ाया ना, ये अगर ये 1% बढ़ता, सपोज ना, ये मैं चलो एक सपोज कर देता हूँ कि यूनिट्स जो है वो अगर 1% उसमें इंक्रीज आता, यानी 20,000 का में अगर 1% इंक्रीज आता, तो ये हमारे पास हो जाते 2020, ठीक है। ये मैं एज्यूम करता हूँ अगर इसमें 2020 होता, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास 2000 अगर 20 होते, सो देन मेरे पास सेल्स क्या होता, सेल्स की प्राइस है 50, यानी देन मेरे सेल्स हो जाते, ये अब सेल्स में 1% इंक्रीज मैं लेकर आया हूँ। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता, नंबर ऑफ यूनिट्स 2020 है, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेरा कितना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मीन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है 2000 है। EBIT अब कितना होता, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन देन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये मेरे पास आ रहा है EBIT कितना, 6870। ठीक है मैंने अगेन हम यूनिट को इंक्रीज किया बाय 1%। अब करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू 1, सॉरी ये फिक्स कॉस्ट 20,000 है, तो मैंने यहाँ पे 2000 डाला है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास परसेंटेज चेंज इन EBIT चेक करते हैं। करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू माइनस 1, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ना 1% इंक्रीज लेकर आया हूँ ना सेल्स में, ठीक है, तो हमारा EBIT कितना बढ़ेगा, EBIT हमारा 50,000 से 50,700 पे चला गया, यानी 1.4%। ये जो मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन लिखी थी ना, ये कि अगर आपने 1% इंक्रीज लेकर आ गए सेल्स में, तो ये आपको बताता है कि आपका EBIT 1.4% इंक्रीज होगा, ठीक है मैडम। तो ये आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताता है। जितना ये हाई होगा उतना ही प्रेफरेबल है, यानी अगर किसी कंपनी का, ये सपोज कर दो किसी कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना वो 3% है, तो अगर ऐसी कंपनी का 1% सेल्स बढ़ेगा इसके मुकाबले में, तो उसका EBIT 3% बढ़ेगा, यानी तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। ये आप देखेंगे जितने आपके पास ना, जितना ये हाई होगा उतना तेजी से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ेगा अगर आप सेल्स बढ़ाते हो। यानी दोनों कंपनियां हैं इस केस में, ये कंपनी 1% सेल बढ़ाती है तो इसका EBIT 1.4% इंक्रीज करता है, इसके मुकाबले में दूसरी कंपनी अगर उसका सेल 1% बढ़ता है तो उसका प्रॉफिट 3% बढ़ता है, EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ठीक है मैडम, क्लियर हो गया आपको कि अगर हमने सेल्स को 1% इंक्रीज किया तो ये EBIT में कितना चेंज आएगा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो ऑपरेटिंग लेवरेज का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे सेल्स में चेंज आने से।
सिमिलरली माय डियर, अगर आपके पास ना 1 साल का डेटा गिवन हो, देन आप कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करेंगे? जैसे कि इस केस में था ना हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास 2 साल का डेटा गिवन था, ठीक है। अगर हमारे पास एज्यूम कर लें ये सिचुएशन होती है कि 1 साल का डेटा गिवन है, कोई नई कंपनी है। अब देखिए डेटा वही है तो आंसर वही आने चाहिए। अब अगर आपके पास 1 साल का डेटा है और आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फाइंड करना चाहते हो तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए देन आपके पास माय डियर फार्मूला ये है कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओनली। फिर जब आप उसे फिक्स्ड कॉस्ट पे निकाल देते हो देन आपके पास EBIT आता है। तो इस केस में अगर हम देखें हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 70,000 डिवाइडेड बाय EBIT क्या है? अच्छा, ये चूंकि डेटा वही है तो आपके पास आंसर भी सेम आ रहा है, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि ये 1 साल का डेटा है और वो हमारे पास कंपैरिजन था 2 ईयर्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आप सिंगल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी फाइंड कर सकते हो, देन आपके पास उसका फॉर्मूला ये है। अब ये भी वही इंटरप्रिटेशन करता है, ठीक है, कि अगर आपने 1% सेल्स इंक्रीज किया सो देन आपका EBIT कितना चेंज होगा? 1.4%। होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के लिए सॉल्व किया है। अगर सिंपल सिंगल ईयर का है, इसका मतलब क्या हुआ? 1% चेंज इन सेल विल चेंज EBIT बाय 1.4। ये चूंकि प्लस में है तो आपको डायरेक्शन समझ में आना चाहिए कि अगर 1% सेल्स इंक्रीज होते हैं तो EBIT भी इंक्रीज होगा 1.4% एंड वाइस वर्सा। अगर सेल डिक्रीज होता है बाय 1% देन आपके पास ये 1.4% इसमें डिक्रीज आएगा। तो अगर इसमें डिक्रीज है देन EBIT भी 1.4% डिक्रीज होगा। अच्छा माय डियर, आप समझते हैं फाइनेंशियल लेवरेज को? अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज का जो मतलब है वो आपका वो फाइनेंस कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट जिस फाइनेंसिंग की वजह से होता है। अब माय डियर, जब आप इनकम स्टेटमेंट देखते हो ना ये, तो इसमें आप देखें कि आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट जो फिक्स है वो सिर्फ इंटरेस्ट है। आप 2 जगह से फाइनेंसिंग करते हो। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर को पढ़ा हुआ है, बाय एंड लार्ज डेट फाइनेंस एंड इक्विटी फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस के बदले में आप डिविडेंड देते हो, डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इंटरेस्ट क्या चीज़ है? ये फिक्स्ड है। तो ये आपके पास फाइनेंसिंग कॉस्ट है, डेट के ज़िम्मे में आता है ये। अतः जो आपके पास फाइनेंसिंग का फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो आपके पास EBIT के बाद आ रहा है इंटरेस्ट के शक्ल में। इसलिए इस पोर्शन को हम कहते हैं कि आपको जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है ना, फाइनेंशियल लेवरेज का इम्पैक्ट कहाँ पे नज़र आएगा कि अगर आपका EBIT बढ़ेगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बढ़ेगा। ठीक है, पिछले में हमने देखा था कि अगर सेल्स बढ़ता है तो EBIT कितना बढ़ता है। यहाँ पे हम देखेंगे फाइनेंशियल लेवरेज में कि अगर आपका EBIT बढ़ता है तो देन सेल्स कितना बढ़ता है। फाइनेंसिंग कॉस्ट का ऑपरेशन के साथ सेल्स वॉल्यूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी अगर आपने डेट फाइनेंसिंग की है तो आप इंटरेस्ट फिक्स्ड पे करेंगे, हुआ आपका सेल्स बढ़ता है या नहीं बढ़ता। टैक्स जो है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी है। ज़्यादा अर्निंग करोगे ज़्यादा टैक्स पे करोगे, लेकिन इंटरेस्ट फिक्स एक्सपेंस है, ये बढ़ता है ना कम होता है सेल्स वॉल्यूम के साथ, ये फिक्स रहेगा। सो माय डियर, इफेक्ट ऑफ लेवरेज क्या होगा कि ये आपको बताएगा कि आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आपका नेट इनकम में कितना इंक्रीज आएगा। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट होगा? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूले से ये कैलकुलेट होगा। ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि EBIT में 1% चेंज लेकर आने से नेट इनकम कितना % बढ़ेगा। ठीक है,
द परसेंटेज चेंज इन अ फर्म्स अर्निंग पर शेयर। अच्छा, कुछ लोग नेट इनकम की जगह अर्निंग पर शेयर भी लिखते हैं फॉर्मूले में, क्योंकि नेट इनकम बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, डिविडेंड पर शेयर नहीं, अर्निंग पर शेयर। तो नेट इनकम और शेयर होल्डर्स की अर्निंग जो है ये एक ही चीज़ है, तो इसलिए कुछ लोग इसको फॉर्मूले में अर्निंग पर शेयर यूज़ करते हैं। जो लोग अर्निंग पर शेयर यूज़ करते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं कि 1% चेंज इन EBIT विल ब्रिंग हाउ मच परसेंट चेंज इन अर्निंग पर शेयर। ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारे पास फाइनेंशियल लिवरेज कितना है। जितना हाई होगा उसका मतलब है कि आपके प्रॉफिट उतने तेज़ी से बढ़ेंगे EBIT में चेंज लेकर आने से। सो परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम का फॉर्मूला क्या है? करंट वैल्यू ऑफ नेट इनकम माइनस प्रीवियस वैल्यू ऑफ नेट इनकम डिवाइडेड बाय नेट इनकम। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन EBIT का जो अभी पिछले भी कवर हो गया। एक एग्जांपल करते हैं कि अगर आपकी कंपनी का 2019 में नेट इनकम 50,000 था और आपका नेट इनकम 24,000 था एंड देन 64,000 आपका EBIT है। ये चूँकि पिछला क्वेश्चन है तो हमें पता है कि ये 28% इंक्रीज था। तो नेट इनकम आपका कितना बढ़ा है? नेट इनकम में आपका जो चेंज है वो 35% है। ये ठीक है। अच्छा माय डियर, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का 1.25। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास EBIT में 1% चेंज आता है तो देन आपका नेट इनकम इंक्रीज होगा बाय 1.25%। इसकी भी प्रैक्टिस एक्सेल में कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 2019 में आपका EBIT 50,000 एंड देन 2020 में 64,000। नेट इनकम जो है वो 2019 में एंड 2020 में। अच्छा, परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं। EBIT का ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। अब नेट इनकम का फाइंड करते हैं। करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू माइनस 1, तो ये 35% है। अब फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो ये आपके पास आ रहा है 1.25 जो हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है। सो ये आपको बताता है कि अगर आपने EBIT को 1% इंक्रीज किया सो देन आपका नेट इनकम जो है 1.25% पड़ेगा। ठीक है। सो आप अगेन चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने प्रैक्टिस की था नहीं, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि आप EBIT को 1% बढ़ाओ एंड देन आप इम्पैक्ट देखें इसका। ठीक है। वहाँ पे आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि जब आपका EBIT बढ़ेगा इंटरेस्ट फिक्स है। सो माय डियर, ये आपके पास है लिवरेज का इम्पैक्ट। इसको आप चेक कर लें, 1% इंक्रीज कर लें एंड आपको इम्पैक्ट भी नज़र आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर 1 ईयर है, फाइनेंशियल ईयर एक गिवन है, आपके पास 2 ईयर्स नहीं है, देन आप कैसे फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करेंगे? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास सिर्फ 2019 का है। अब मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज फाइंड करता हूँ। मेरे पास अब 1 साल का सिर्फ डेटा है। ठीक है। ये देखिए फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर फॉर्मूला क्या है? EBIT डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। सो EBIT डिवाइडेड बाय ये है डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 1.25। ठीक है माय डियर। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द
डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो। सो माय डियर अगेन बता दूं, जितना आपका फाइनेंशियल लिवरेज हाई होगा उसका मतलब है कि आपके अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी नेट इनकम उतना ही तेजी से बढ़ेगा ईबीआईटी के बढ़ने के साथ। ठीक है, तो जितना ये हाई होगा उतना ही प्रेफरेबल है क्योंकि आपका नेट इनकम उतना ही तेजी से बढ़ेगा। अब मैं आपको आखिर की बात याद दिला दूं, मैंने आपको बताया था कि जितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगा ना ये उतना आपका प्रॉफिट जो है ना वो तेज़ी से बढ़ेगा अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट 1 से अचीव हो जाए। तो ये जो आपके पास ना ये आपको बता रहा ना 1.25 है। अगर आप केस ए और केस बी की बात करें ना ये, तो अगर इस कंपनी के फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होते ना ये, देन इनके प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ते। देन आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज आपको 1.25 नज़र ना आता, वो शायद 3 होता, 4 होता, हाई होता। ठीक है, देखिए जिस कंपनी का अगर मैं यहाँ से डेटा रफली उठा लूँ, देखिए इस कंपनी का 10,000 जो है ना वो इंटरेस्ट है। अब अगर इसका ईबीआईटी बमुश्किल 10,000 हो जाता है, ठीक है, देन इनके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या बचेगा? 0 बचेगा। टैक्स कितना पे करेगा? 0 पे करेगा। टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स इसका क्या होगा? अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, तो ये भी वही 0 होगा। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपके फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होंगे ना ये, देन आपको फ़ायदे तब मिलेगा जब आप ब्रेक इवन पॉइंट 1 से अचीव करें। देखिए अगर इनका ईबीआईटी ना 10,000 से भी कम होता, अब देखिए ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 पे था ना, तो देखिए ये 8,000 पे लॉस में होता। इसको फिक्स्ड कॉस्ट हर सूरत पे करना है। ठीक है, हाँ, जब इनका ईबीआईटी बढ़ेगा, अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो चुका है, उसमें से ये 10,000 इंटरेस्ट पे करता है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स इसका 2,000 है और टैक्स इसका क्या है? 2,000 का अगर सपोज 30% टैक्स है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो डेटा उठाया था उसमें टैक्स हमने 40% दिया था, तो मैं यहाँ पे भी 40% ले लेता हूँ। देखिए ये भी लॉस में जा रहा है। अब जैसे जैसे ना इनकी ईबीआईटी बढ़ेगा ना, जैसे कि 50,000 अगर इनका ईबीआईटी है, तो ये अर्निंग बिफोर टैक्स, नेट इनकम इनका क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। अच्छा, ये 40% है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट में है। जितना अब इनका ईबीआईटी तेजी से बढ़ेगा उतना इनका अर्निंग आफ्टर टैक्स बढ़ेगा अगर इसके फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो चुके हैं। सो ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी फिलॉसफी क्या है लिवरेज का, कि अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट लेट अचीव होगा, लेकिन देन आपके प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ेंगे। ठीक है डियर, अल्लाह हाफ़िज़।